नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुपर 100 वस्तुनिष्ठ कक्षा 10वीं गणित। जो शुरुआत करते हैं सुपर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न लेते हैं, 98 के गुणनखंड होंगे। 98 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? जब हम 98 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा 7, पहले 2 से विभाजित किया, फिर 7 से विभाजित किया, फिर 7 से विभाजित किया, तो 98 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 7 गुणा 7। इसके बाद है पाई का मान है। वास्तव में पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। जब भी हमें इस तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं तो हमें केवल हर को लेना है। हर में क्या है? 50 है। 50 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 गुणा 5 के रूप में प्राप्त होगा, जो कि वास्तव में 2 और 5 की घातों में ही है, अर्थात 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला है, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमें पता है कि जब भी दो अपरिमेय संख्याएं हम लेंगे तो उनके मध्य भी अनंत अपरिमेय संख्याएं हम ले सकते हैं। अगला ले लेते हैं, 12, 15 और 21 का HCF और LCM होगा। तो जब भी हम HCF या LCM निकालते हैं, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता होती है। हम 12 का अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। सबसे पहले 2 गुणा 3 के रूप में 12 प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ 3 गुणा 5 के रूप में, और 21 प्राप्त होगा 3 गुणा 7 के रूप में। जब हम इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे तो 12 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 को लिखेंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, और 21 को लिखेंगे 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब एलसीएम वास्तव में क्या होता है? देखिए, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सबसे बड़ी बड़ी घातों को हम ले लेंगे, जितनी भी संख्याएं आई हैं, और उन सब का गुणा कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त होगा। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, और 7 की सबसे बड़ी घात 1 है। इन सब का जब हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 420, जो कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। अब HCF ले लेते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे पहले उभयनिष्ठ यानी जो सब में है लेकिन सबसे छोटी घात लेना है। उनमें से 3 हम देख रहे हैं कि सबके गुणनखंड में है, लेकिन 3 की घात 1 ही सब में पाई जा रही है। सबसे छोटी घात भी वही कहलाएगी, अर्थात 3 की घात 1, अर्थात HCF होगा 3। तो 12, 15 और 21 का HCF होगा 3। छठवां प्रश्न लेते हैं, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि बहुपद ही क्या है? द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है, उसका द्विघात बहुपद क्या होगा? x वर्ग ऋण x ऋण 12। कैसे होगा? तो देखिए, पहला शून्यक है x बराबर -3, दूसरा शून्यक है x बराबर 4। इसे हम लिख देंगे गुणनखंड के रूप में। जब पक्षांतर करके लिखते हैं तो x धन 3 पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x ऋण 4। जब दोनों को हम हल करेंगे तो x वर्ग ऋण x ऋण 12 प्राप्त होगा। अगला है, यदि ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा धन बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फा धन बीटा का मान होगा ऋण b/a, या यूं कहो कि चर का यानी x का गुणांक का ऋणात्मक मान बटे x वर्ग का गुणांक। तो ऋण b/a याद रखें हम। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a, या हम कहें कि अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। चलिए अगला ले लेते हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। एक आकृति दी हुई है, देख लीजिए आप बोर्ड पर। आकृति में दिया गया है px के शून्यकों की संख्या है। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? x अक्ष को ग्राफ जितने बार काटेगा, x अक्ष को y अक्ष काट रहा है उसे हमें नहीं गिनना है, x अक्ष को ग्राफ जितने बार काटेगा हम उसे ही गिनेंगे। तो px के शून्यकों की संख्या कहलाएगी, जो कि 1, 2, 3 और 4 है। तो अगला लेते हैं हम, बहुपद x वर्ग ऋण 16 के शून्यक होंगे। x वर्ग ऋण 16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x वर्ग ऋण 4 का वर्ग, एक कोष्टक में प्राप्त होगा x ऋण 4, दूसरे कोष्टक में प्राप्त होगा x धन 4, और जब दोनों को शून्य के बराबर अलग अलग जब हम लेंगे तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 4। अगला है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद हमारे पास दिया है px बराबर x वर्ग x की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d
के शून्यक हो तो तीन घात बहुपद के लिए अब हमारे पास सूत्र है अल्फा धन बीटा धन गामा, तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, ऋण बी बटे ए। फिर अल्फा इंटू बीटा, दो दो का गुणनफल करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान होगा सी बटे। इसी प्रकार तीनों शून्यकों को यदि हम एक साथ गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो ऋण डी बटे ए प्राप्त होगा। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद है, बहुपद देखिए जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। तो चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में पहले वाले में अंडर रूट एक्स आने के कारण नहीं है, बी वाले में भी अंडर रूट एक्स आने के कारण नहीं है, सी वाला देखिए साफ सुथरा है, पहले पद में एक्स वर्ग है मतलब चर की घात 2 है, दूसरे पद में 3x है, चर की घात 1 है और तीसरे पद में 5 है, यानी चर x की घात वहां नहीं है अर्थात शून्य है। तो तीसरा भाग जो है बहुपद है, चौथा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर चर x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात ऋण 1 हो जाएगी, पूर्ण संख्या में चर की घात होनी चाहिए तब वह बहुपद होता है। आगे हम लेते हैं, बहुपद में चर की सभी घातें पूर्ण संख्या अर्थात 0 1 2 3 डैश 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 आदि होनी चाहिए। तो ए और बी में नहीं है और डी में भी नहीं है अर्थात सी सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न लेते हैं। समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। पहली शर्त है एक अद्वितीय हल, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा अर्थात जब a1 बटे a2 यानी x के गुणांक बटे x के गुणांक बराबर b1 बटे b2 y के गुणांक बटे y के गुणांक बराबर नहीं c1 बटे c2 अचर बटे अचर। तो देखिए हम यहां पर कोई भी हल नहीं होगा की शर्त देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, या अनंततः अनेक हल होंगे जब तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी। संगत की स्थिति कौन कौन सी, एक अद्वितीय हल की स्थिति को भी हम संगत बोलेंगे और अनंततः अनेक हल की स्थिति को भी हम संगत बोलेंगे। इसलिए एक अद्वितीय हल जब होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और जब अनंततः अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि संगत की स्थिति कौन सी है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं। जब किसी, अगला है 15वां नंबर है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। अर्थात यदि हम रेखाएं खींचे दोनों रैखिक समीकरणों की तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो हम इस तरह के निकाय को असंगत निकाय कहते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होता है, नाम ही है उसका रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब रेखा हो और सरल रेखा हो, सीधी रेखा हो। 17वां प्रश्न है, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा, x के स्थान पर रख दीजिए 1। जैसे ही हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तो हमें 1 धन 2y बराबर 5 प्राप्त होता है और 2y बराबर 1 का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 5 ऋण 1, 2y बराबर 4 हुआ और y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार 18वें नंबर में देखिए, यदि आलेख रेखा x अक्ष पर काटे तो y का मान 0 होता है। सही बात है, x अक्ष पर y की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर काटे तो x का मान 0 होगा। y अक्ष पर x की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। 19 नंबर लेते हैं, यदि समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो रेखाएं कहलाती हैं, संपाती कहलाएंगी। क्योंकि रेखा अनंत हल है तो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी, क्योंकि पहली रेखा जिस मार्ग से गुजरी है, जिस पथ से गुजरी है उसी पथ से दूसरी रेखा भी गुजरती है। 20वां नंबर है, 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा, जे x के स्थान पर 2 रखिए तो 2 दूनी 4, y के स्थान पर 1 रखिए तो 1, तो 4 और 1 मिलकर सीधे सीधे k का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा।
21वां प्रश्न है, वर्ग समीकरण में एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac होगा। विविक्त कर हम ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी विविक्त कर डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac होता है। 22वां नंबर है, एक द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि। मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? जब विविक्त कर का मान वास्तव में शून्य से भी छोटा हो, शून्य से भी छोटा अर्थात ऋणात्मक हो, तब हम बोलेंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। या मूल वास्तविक एवं बराबर कब होते हैं? जब b वर्ग ऋण 4ac शून्य के बराबर हो। शून्य के बराबर है तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं। किंतु मूल वास्तविक और असमान जब होंगे जब b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य से बड़ा हो, अर्थात धनात्मक मान प्राप्त हो। तो सुनिए, विविक्त कर का मान जब धनात्मक प्राप्त होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, विविक्त कर शून्य प्राप्त होगा तो वास्तविक एवं समान होंगे, विविक्त कर शून्य से भी छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। 23वां नंबर है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि या चर की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? चर की अधिकतम घात 2 वाला समीकरण कहलाता है वर्ग समीकरण, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। 24वां नंबर है, द्विघात समीकरण 3x वर्ग धन 4x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल, क्या योगफल पूछा गया है, सॉरी, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। ऋण b बटे a, b का मान यहां पर 4 है तो ऋण b कितना होगा? ऋण 4, और a का मान यहां 3 है तो ऋण 4 बटे 3। 25वां नंबर लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 7x धन 6 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल ज्ञात करने के लिए हम यहां पर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ले लेते हैं 2x वर्ग ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। हमने 7x को दो भागों में तोड़ा, ऋण 4x ऋण 3x, क्योंकि दोनों का गुणा जो होगा ऋण 4 और ऋण 3 का 12 के बराबर होगा, जो कि 6 दूनी 12 है। 2x हमने कॉमन निकाला तो x ऋण 2, और ऋण 3 कॉमन निकाला तो x ऋण 2। दोनों में से जब हमने x ऋण 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x ऋण 3। इस तरह से हमारा पहला मूल प्राप्त होगा x ऋण 2 को शून्य रखने पर 2, और दूसरा मूल्य प्राप्त होगा 2x ऋण 3 को शून्य रखने पर 3 बटे 2। चलिए लेते हैं 26वां प्रश्न। समीकरण x ऋण 3 और x धन 4 बराबर 0 के मूल होंगे। जब हम इनके मूल लेना चाहेंगे तो x ऋण 3 को भी 0 के बराबर लिखेंगे और x धन 4 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। दोनों से उत्तर हमें प्राप्त होंगे x बराबर 3 और x बराबर ऋण 4। द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 के विविक्त कर के मान होंगे। हम सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। a बराबर 1 प्राप्त होगा, b बराबर ऋण 3 प्राप्त होगा और c बराबर ऋण 10 प्राप्त होगा। तो हम इसे क्या कर लेंगे? विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac में हम मान रख देंगे। तो b वर्ग यानी ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 10, b वर्ग ऋण 4ac से हमें प्राप्त हुआ। तो d का मान हमें प्राप्त हुआ 49। यदि हम इसके मूलों पर चर्चा करें तो चूंकि धनात्मक मान है तो हम बोलेंगे दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अब हम लेते हैं 28वां नंबर, द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल होगा। बिल्कुल वही बात है, मूलों का योगफल होगा अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, और मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अब लेते हैं 29वें नंबर का प्रश्न। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद से अंतर सार्वांतर कहलाता है। पहले वाले पद को यदि बाद वाले पद में से हम घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है सार्वांतर। एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद होगा। तो 10 है प्रथम पद और 7 में से जब हमने 10 को घटाया तो ऋण 3 है उसका सार्वांतर, और n पदों की संख्या है 30। तो हम 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे a धन 29d। a धन n-1d से प्राप्त होगा a धन 29d। a मतलब 10, 29 मतलब 29 और d का मान है ऋण 3। तो 10 धन 29 गुणा ऋण 3 से हमें प्राप्त होगा 10 ऋण 87, और 10 ऋण 87 को जब हम हल करेंगे तो ऋण 77। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। 31वां नंबर है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? 7वां पद देखिए
ए एन यानी एनवा पद हमें प्राप्त है सूत्र ए धन एन माइनस 1d से हम सीधे सीधे रख देंगे, एन का मान 7 रख देंगे तो हमें ए एन प्राप्त होगा ए धन 6d। अगला है 100, 70, 40, 10 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी लिखिए। तो प्रथम पद तो हमें नजर आ रहा है, ए बराबर 100 है और डी क्या है 70 में से जब हम 100 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 30, तो सार्वांतर होगा ऋण 30। अगला नंबर 33 है, एपी के 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो पहला पद हमें क्या प्राप्त है, 3 प्राप्त है। सार्वांतर कितना प्राप्त है, जब हम 8 में से 3 को घटा देंगे तो सार्वांतर 5 प्राप्त होगा। और 78 है उसका अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर हो जाएगा ए धन एन माइनस 1d और इस तरह से हमें n का मान प्राप्त होगा 16। 34वां प्रश्न लेते हैं, एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो इस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 11वां पद ए धन 10d बराबर कितना है 38, फिर 16वां पद ए धन 15d बराबर कितना है 73। तो देखिए दोनों को जब हम घटा देंगे एक दूसरे में से तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 10d में से 15d जाएगा तो ऋण 5d बचेगा और 38 में से 73 जब जाएगा तो ऋण 35 बचेगा। तो ऋण 5d बराबर ऋण 35, d बराबर 7। इस प्रकार d के मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान हमें ऋण 32 प्राप्त होगा। तो 31वां पद क्या होगा, a धन 30d, a का मान है ऋण 32 धन 30 गुणा d का मान है 7। इस तरह से हमें प्राप्त होगा धन 178। लेते हैं 35वां प्रश्न, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग होता है 5,500,000। कैसे, देखिए हमने सबसे पहले उसे ले लिया श्रेणी को। अब हम Sn का सूत्र हमें पता है n/2 a धन l, क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात है इसलिए हम सूत्र यही लगाएंगे n/2 a धन l। तो देखिए 1000/2 किया तो 500 प्राप्त हुआ और एक धन 1000 किया तो 1001 प्राप्त हुआ। दोनों का गुणा करने पर 5,500,000 प्राप्त हुआ। 36वां प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 40 का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य वालों की संख्या हम लेकर चलते जाएंगे। पहला पद है 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24। यह कहां तक जाएगा, 40 पदों तक चलता रहेगा, जिसमें से ए हमें प्राप्त हुआ 6, डी हमें प्राप्त हुआ 12 में से 6 कम कर देंगे तो 6 और n का मान है 40। जब हम इस मान को Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d में रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4,920। 37वां नंबर लेते हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हो। 38वें नंबर पे है, सभी व्रत समरूप होते हैं। दुनिया में आप जितने भी प्रकार के व्रत देख रहे हैं ना, ये सारे एक दूसरे के समरूप हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्गों की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात सारे वर्ग भी समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। दुनिया में जितने भी समबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं सभी समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, यह भी हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज जब सर्वांगसम ही हो गया, प्रत्येक भुजा के बराबर ही हो गई, प्रत्येक कोण के बराबर हो गए तो समरूप होना तो जायज है। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। 40 नंबर पर है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक एक्टिविटी को देखते हैं, हम यहां पर एक त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज में ए, बी और सी कोणों के भागों को छायांकित किया है और उन तीनों भागों को जब काटकर एक रेखा के ऊपर रखा जाता है तो एक अर्धवृत्त बनाते हैं, जबकि अर्धवृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी तीनों कोणों का योग 180 अंश है। प्रश्न, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो √x² प्लस y² प्राप्त होगी। 42वां है, बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों का योग बटे 2, अर्थात x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2। 43 नंबर पर है, बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 शीर्ष वाले त्रिभुज के
केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, x1 धन x2 धन x3 बटे 3, y1 धन y2 धन y3 बटे 3। अगला नंबर है x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाले रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो x बिंदु होगा m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 और y बिंदु होगा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। चलिए त्रिकोणमिति से संबंधित अब चूंकि यहां से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं जो कि सही जोड़ी के रूप में आते हैं, तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमने लिया साइन थीटा का व्युत्क्रम है 1 बटे कॉसेक थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम है कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो प्राप्त होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 यदि दोनों का गुणनफल करते हैं तो। इसी प्रकार टेन थीटा का व्युत्क्रम है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और एवं कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। दोनों का गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब एक संबंध हम और ले लेते हैं, जब भी हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं तो हमें टेन थीटा प्राप्त होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा करते हैं तो कॉट थीटा प्राप्त होता है। अब लेते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। अब इसी के पक्षांतर करके देखते हैं। साइन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, या कॉस वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। तीनों को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। दूसरी सर्वसमीका है 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, तो टेन वर्ग थीटा बराबर होगा सेक वर्ग थीटा ऋण 1, या यूं कहो कि टेन वर्ग थीटा का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वसमीका है 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कौशिक वर्ग थीटा, तो कॉट वर्ग थीटा बराबर होगा कौशिक वर्ग थीटा माइनस 1, या कौशिक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा बराबर 1। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि साइन वर्ग 25 अंश धन कॉस वर्ग 25 अंश, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो भी एक ही प्राप्त होगा क्योंकि थीटा यहां पर 25 अंश है। उसी प्रकार 1 धन टेन वर्ग 25 बराबर सेक वर्ग 25 अंश, 1 धन कॉट वर्ग 25 अंश बराबर कौशिक वर्ग 25 अंश। त्रिकोणमिति सारणी के कुछ महत्वपूर्ण मानों को समझते हैं। साइन 30 अंश बराबर 1 बटे 2, साइन 45 अंश बराबर 1 बटे कर्णी 2, साइन 60 अंश बराबर कर्णी 3 बटे 2। इसी प्रकार कॉस 30 अंश कर्णी 3 बटे 2, कॉस 45 1 बटे कर्णी 2 और कॉस 60 1 बटे 2। टेन 30 अंश 1 बटे कर्णी 3, टेन 45 1 और टेन 60 कर्णी 3। कौशिक 30 अंश 2, कौशिक 45 कर्णी 2 और कौशिक 60 2 बटे कर्णी 3। सेक 30 2 बटे कर्णी 3, सेक 45 कर्णी 2 और सेक 60 2। कॉट 30 कर्णी 3, कॉट 45 1 और कॉट 60 का मान है 1 बटे कर्णी 3। 65वां नंबर लेते हैं। ऊपर के किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना नीचे की ओर घुमाना पड़ता है वह कोण अवनमन कोण कहलाता है। ऊपर से नीचे की ओर हम देख रहे हैं और हम जितना ज्यादा दृष्टि रेखा को क्षैतिज से घुमाते हैं उतना कहलाता है अवनमन कोण। अब हम लेते हैं 66 नंबर। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है। इसी प्रकार यदि हम उन्नयन कोण को भी समझना चाहें तो क्षैतिज से हम किसी वस्तु को, ऊपर की वस्तु को देखने के लिए हमने हमारी आंखों को जितना ऊपर उठाते हैं, जितना कोण ऊपर उठाते हैं उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई का कर्णी 3 गुना है, अर्थात छाया कर्णी 3 गुना है तो लंब हमारा होगा x, तो छाया हो जाएगी कर्णी 3x। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? लंब बटे आधार x से x कट जाएगा, 1 बटे कर्णी 3, 1 बटे कर्णी 3 तो tan 30 अंश का मान है, तो थीटा प्राप्त होगा 30 अंश। 68 नंबर पर है हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अगला है वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जो रेखा होती है
वही होती है क्षैतिज रेखा। लेते हैं 69 नंबर में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण हो और कोण ACB बराबर थीटा हो, न्यून कोण हो, थीटा एक न्यून कोण हो, तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा वास्तव में क्या होता है, किस किस का अनुपात होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है। सम्मुख भुजा को हम लंब कह सकते हैं। यहां पर कॉस थीटा बराबर आसन्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आसन्न भुजा, आसन्न भुजा को हम आधार कह सकते हैं, कॉट थीटा बराबर आसन्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। यहां थीटा कोण के लिए लंब और आधार हम सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा को ले रहे हैं, लेकिन यदि थीटा कोण ए हो जाता है तो सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा आपस में बदल जाती हैं। 70 नंबर पर हम लेते हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बिल्कुल सही, एक छोटी सी आकृति द्वारा यहां दिखाया गया है कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 71 नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही स्पर्श बिंदु कहलाता है। 72 नंबर है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर दिखाया गया है कि वृत्त को जो रेखा दो बिंदु पर काट दे तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। 73 नंबर पर देखिए, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती। बाहर से यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो दोनों होती हैं बराबर तथा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। दोनों जब बराबर हैं तो केंद्र पर कोण भी बराबर अंतरित करेंगी। किसी वृत्त पर अनंततः अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान रखिए, बाह्य बिंदु यदि एक है तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पर वृत्त पर कहीं से भी जाते हुए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। हम यूं जाने कि व्यास बड़ा भाई है और त्रिज्या छोटी बहन है, तो हमेशा ध्यान रहेगा किसी भी तरह से घुमाकर यदि प्रश्न आता है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है या वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। 76 नंबर देखते हैं, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। व्यास के सिरों पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर होंगी। 77 नंबर पर हम लेते हैं, सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। यदि वृत्त सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। सर्वांगसम वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, अर्थात परिधि भी उनकी बराबर होती है। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती है। एक चक्कर यदि हम चल रहे हैं तो वह वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हम उसे कहेंगे। या 81 नंबर पर हम लेते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का व्यास होता है d बराबर 2r, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r वर्ग, या त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 2 पाई r। 82 नंबर है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो या परिबद्ध हो उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं और संगत चाप जैसे हमने छायांकित किया है वह कहलाता है उसका त्रिज्यखंड। जबकि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ये लाल अक्षर से जो रंग से जो दिख रहा है वो लघु वृत्तखंड है, नीले अक्षर से जो दिख रहा है वो दीर्घ वृत्तखंड है। 84 नंबर पर है, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल, एक ठोस से हम दूसरे ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं, बेलन को गोला में बदल रहे हैं, गोला को शंकु में बदल रहे हैं, तो दोनों के आयतन अपरिवर्तित रहेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त प्रतिच्छेद शंकु का छिन्नक कहलाता है। जो कि अब 86 नंबर देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:5।
9। कैसे होगा? आयतनों का अनुपात 4/3 पाई r की घात 3 बटे 4/3 पाई r2 की घात 3। यदि 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो जब हम घनमूल लेंगे तो r1 बटे r2 का मान होगा 4/3। इसी प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफलों के रूप में जब हम रखेंगे तो 4 पाई r वर्ग 4 पाई बटे 4 पाई r2 वर्ग है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, वर्ग के रूप में 16:9 प्राप्त होगा। अब लेते हैं 87 नंबर पर, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r वर्ग वर्ग इकाई। 88 नंबर पर है गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई, जहां r गोले की त्रिज्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्यिका या माध्यक जिसे हम बोलते हैं और बहुलक में संबंध है। बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। 3 माध्यक ऋण 2 माध्य 90 नंबर में है। किसी कक्षा के 7 छात्रों द्वारा 10 में से प्राप्त अंक हैं 5, 7, 5, 5, 5, 6, 3, 4 हैं। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है हमें इनका। तो चलिए करते हैं। ये हैं अवर्गीकृत आंकड़े। जब इनका हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले सारे आंकड़ों को जोड़ लेंगे। जैसे 7 में हम 5, 5, 5, 15 जोड़ दिया, 22 हो गया। 22 और 6 हमारे हो गए 28, 29, 30, 31 और 4 35। 35 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 अपना 35, हमें माध्य प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार माध्यक क्या होता है? जब हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा देते हैं, सबसे पहले आएगा 3, फिर 4, फिर 5, 5, 5 और फिर 6 और 7। 7 है कुल पदों की संख्या, तो विषम है इसलिए n धन 1/2 यानी 7 धन 1/2 8/2 यानी चौथा पद यहां पर है 5, अतः माध्यक होगा 5। बहुलक होता है सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा। यहां पर सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा 5 है, अर्थात इन आंकड़ों का बहुलक 5 है। 91 नंबर का प्रश्न है, किसी दिए गए आंकड़े में अधिकतम बारंबारता वाले पद को कहते हैं बहुलक। 92 नंबर में है वर्गीकृत आंकड़ों के हम कुछ सूत्र यहां पर ले लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि से यदि हमें माध्य लेना है तो हम माध्य ले लेंगे a धन सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, जहां वास्तव में di है xi माइनस a के बराबर। अब हम लेते हैं माध्यक। माध्यक का सूत्र है L धन n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बहुलक का सूत्र है L धन F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 95 नंबर में हम लेते हैं, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता होगी 1 ऋण P, क्योंकि दोनों प्रायिकताओं का योग होता है 1। तो हम कह देंगे कि यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता 1 ऋण P होती है। 96 नंबर है, जब एक पासा फेंका जाता है तो विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/2। तो विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 कैसे प्राप्त हुई? तो हम देख लेते हैं कि पासा के उछालने पर कुल परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और विषम अंक उसमें है 1, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6। तो 3/6 को जब हम हल करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। आगे है 97 में, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। यदि घटना घटित ही नहीं हो सक रही है तो इसकी प्रायिकता होगी 0। 98 नंबर पर है, यदि PE यानी किसी घटना की प्रायिकता 0.06 है तो उसकी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से जब हम 0.06 को घटा देंगे तो 0.94 प्राप्त होगी। 99 नंबर में है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता होगी। चित्त ऊपर आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम चित्त और पट होते हैं, जबकि चित्त ऊपर आने का परिणाम होता है 1। तो 1/2 अर्थात चित्त ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अंतिम 100वां प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, यदि घटना घटित होना ही है तो उसकी प्रायिकता होती है 1। तो आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।